ओके, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं आज कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, या जिसको अंडरग्राउंड वाटर ट्रोपोग्राफी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वहाँ पर होता है जहाँ पर रॉक्स ऐसी हैं प्रेजेंट जो कि वाटर सोल्यूबल रॉक्स हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल रॉक्स जो होती हैं उनकी जगह पर कार्स्ट प्रोसेसेस जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंटरनल प्रोसेसेस जो होते हैं जब उनका काम खत्म हो जाता है, सो आफ्टर द वर्क इज कंप्लीट बाय द इंटरनल फोर्सेस देयर आर डिफरेंट लैंड फीचर्स फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब लिथोस्फीयर में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं, माइक्रो लैंड फॉर्म्स बहुत सारे बनते हैं, ज़्यादातर माइक्रो लैंड फॉर्म बनते हैं, कुछ मेसो लेवल लैंड फॉर्म्स भी बन सकते हैं। तो उन सारे लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन में एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं वो सब अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिवराइन प्रोसेसेस, सो रिवराइन प्रोसेसेस स्टार्ट देयर वर्क। रिवर वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर आता है ग्लेशियल रीजन से, और उसके बाद रिवर का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर सारा का सारा प्रोसेस ऑपरेट होता है। वैसे ही विंड्स जो होते हैं, विंड्स आर ऑल्सो हाईली एक्टिव। विंड्स आर बेसिकली एक्टिव इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। जो सूखे, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश होते हैं, विंड्स वहां पर ड्राई रीजन्स में विंड्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। वैसे ही ऐसी जगहें जहां पर वाटर सोल्यूबल रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब जगहों पर सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो मतलब अंडरग्राउंड वाटर मेनली इसमें है, सरफेस वाटर भी अंडरग्राउंड हो जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो फेनोमेना है उसको कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी इज बेसिकली ऑल द फेनोमेना एसोसिएटेड विद द वाटर सोल्यूबल रॉक्स प्लस अंडरग्राउंड वाटर। वाटर सोल्यूबल रॉक्स प्लस अंडरग्राउंड वाटर। पानी में घुलनशील जो चट्टाने हैं, वाटर सोल्यूबल रॉक्स मींस द रॉक्स दैट कैन डिसॉल्व इनटू वाटर। ठीक है, ऐसी रॉक्स जहां होती हैं और जहां पर वाटर जो होता है सरफेस वाटर भी होता है या अंडरग्राउंड वही वाटर हो जाता है, कैसे हम अभी देखेंगे। उन जगहों पर ये प्रोसेसेस एक्टिव होते हैं और उनको कार्स्ट प्रोसेसेस कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी हुआ है दैट कार्स्ट इज ए टोपोग्राफी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ soluble rocks such as limestone, dolomite and gypsum which are carbonate rocks। ठीक है, तो ये कार्बोनेटेड रॉक्स होती हैं, कार्बोनेट रॉक्स होती हैं। लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं इजिली। तो इसके कारण से ये डिसॉल्व हो जाती हैं बहुत तेजी से, और बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर जहां पर ये प्रेजेंट रहती हैं वहां पर बनते हैं। तो ऐसे टोपोग्राफी जो बनती हैं उनको कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, कार्स्ट लैंडफॉर्म्स बोले जाते हैं, और जिस जगह पर ये प्रोसेसेस होते हैं उनको कार्स्ट प्रोसेसेस कहा जाता है। अब कुछ सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं कि 12% ऑफ द लैंड on the surface of the earth is covered by carbonate rocks and it is most developed around Mediterranean Sea। around 12%, 12% के अराउंड जो लैंड है वो आप ऐसे समझो कि वो कास्ट प्रोसेसेस के अंतर्गत है, मतलब वहां पर कास्ट प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं। और ये कुल मिलाकर के ज्यादा फैला कहां पर हुआ है, मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर है उसके इर्द गिर्द। इट इज ऑल स्प्रेड ऑल अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, वहां पर सबसे ज्यादा है, बाकी और भी जगह पर हैं, बट अराउंड मेडिटेरेनियन सी इट इज मोस्ट डेवलप्ड। तो मेडिटेरेनियन सी और एड्रियाटिक सी, मतलब एड्रियाटिक सी जो है वो एक मेडिटेरेनियन सी का पार्ट ही है, आप ऐसे समझो, उसी से क्लोज वाटर बॉडी है, उसी के नजदीक ही एक वाटर बॉडी है जो कि यूगोस्लाविया, पहले मतलब यूगोस्लाविया रीजन के आसपास था। मैं भी आपको दिखाता हूं उन जगहों पर ये सबसे अच्छा, मतलब पॉइंट यही है शॉर्ट में कि अराउंड द मेडिटेरेनियन, ऑल अराउंड मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के चारों तरफ, खासकर ईस्टर्न साइड ऑफ
मेडिटेरेनियन सी, इट इज मोस्ट डेवलप्ड। और इसके साथ साथ इसको और भी जगहों पर ट्रेस किया गया, मतलब दिस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म फीचर्स एंड दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफी या दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कॉसेस रीजन फ्रांस में, वहां पर भी ऐसे है ग्रीस, स्पेन, ठीक है, पोर्टोरिको, साउथ इंडियाना, वर्जीनिया यूएसए, टेनेसी, केंटुकी, मिड फ्लोरिडा मतलब ये यूएसए के रीजन है, वेस्टर्न क्यूबा, ऐसी जगहों पर ये अच्छा खासा डेवलप हुआ है, मतलब कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पर वाटर सोल्यूबल रॉक्स हैं और कार्बोनेटेड रॉक्स हैं और वाटर उनसे रिएक्ट करता है, पानी आता है, ठीक है, और रॉक्स डिसॉल्व होकर के क्या हो रही हैं, बह रही हैं वहां पर, और वही अंडरग्राउंड हो जाती हैं। कैसे, वो अभी आगे आप देखोगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर ऐसी रॉक्स हों जो यहां पर नाम लिखे हुए हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम, ऐसी रॉक्स हों और वहां वाटर की अवेलेबिलिटी हो। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पानी होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो डिसॉल्व नहीं होंगी। वहां पर ये कास्ट प्रोसेसेस जो हैं वो अच्छे से एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर लास्ट पॉइंट वही है कि इट इज वेल डेवलप्ड वेयर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आर प्रेजेंट एंड द वाटर गोज अंडरग्राउंड, मूव्स अंडरग्राउंड थ्रू सिंक होल्स, केव्स एक्सेट्रा। तो पानी भाई पहले तो सरफेस वाटर रहता है ना, सारा पानी सरफेस पे रहेगा, चाहे वो रेन वाटर हो या ग्लेशियल वाटर हो, बट वो रॉक्स के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फिर वाटर भी क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है थ्रू पोर्स, क्रेविसेस या होल्स, केव्स के थ्रू, मतलब पानी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेसेस कार्स्ट प्रोसेस होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये डेवलप हुआ है, फिर हम इंडिया के देखें। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एड्रियाटिक सी है, इट इज मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा पूरा जो है वो भूमध्य सागर है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी के पास ही यहाँ पर ये इटली है, और इटली के पास ये वाली जो वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रियाटिक सी, दिस बॉडी इज एड्रियाटिक सी, राइट। सो ऑल अराउंड एड्रियाटिक सी इसका डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, खासकर इस पार्ट में। जैसे आपका क्रोएशिया वाला रीजन है ना, तो ये बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया में सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब इस रीजन में कार्स्ट फीचर्स मिलते हैं। इसका पुराना नाम ही था कार्स्ट रीजन, इसका नाम था कार्स्ट रीजन। तो कार्स्ट रीजन में ऐसे वाटर सोल्यूबल रॉक्स प्रेजेंट थे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल रॉक्स, दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स आर कॉल्ड एज कार्स्ट प्रोसेसेस। ठीक है ना, मतलब कार्स्ट रीजन का नाम था, और वहां पर ऐसे प्रोसेसेस देखे गए कि वाटर सोल्यूबल रॉक्स हैं जो कि डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए उसको कार्स्ट रीजन के बेसिस पे ही कार्स्ट टोपोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहां का है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का रीजन है यहां पर। ठीक है, यहां पर सबसे अच्छा इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर है। और बाकी मैंने और रीजन्स आपको बता ही दिए। ठीक है, तो अभी आप जैसे देख रहे हो ना, ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे का एक मतलब सीनरी है, आप ऐसे देख सकते हो, जहां पर ऐसी रॉक्स हैं। तो ये क्या है, ये रॉक्स ऐसी हैं ना जहां वाटर सोल्यूबल रॉक्स हैं, लाइमस्टोन रॉक्स वगैरह हैं। तो जब इनके ऊपर पानी आता है, चाहे वो बरस करके आ जाए या कहीं से और से बह करके आ जाए, सो बिकॉज ऑफ availability of water from anywhere, the rocks that are present there dissolve with water, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व होकर के फिर धीरे धीरे वो रॉक्स, सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगा और रॉक्स बह बह करके या तो ओशन में चली जाएंगी या तो कहीं और अंडरग्राउंड केव्स वगैरह रहते हैं, उधर की साइड में रॉक्स कहीं ना कहीं कलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी और आगे देखते हैं, पहले कुछ इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग करते चलते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में आप देखो, इंडिया में कौन कौन से रीजन्स हैं जो कार्स्ट रीजन्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडिया में जो कार्स्ट रीजन है, हिमालयन रीजन में कास्ट रीजन्स हैं, मतलब ऐसी रॉक्स हैं जिससे वाटर रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स में ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसी रॉक्स हैं, रॉबर्ट केव, सहस्त्रधारा वाटरफॉल,
फिर द ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालय में भी है, ठीक है। वैसे ही देहरादून के आसपास कुछ और रीजन्स हैं, वहां पर भी है, जैसे ये सहस्त्रधारा भी, और देहरादून के आसपास एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। सहस्त्रधारा इज वन ऑफ द famous waterfalls around Dehradun. So people who usually visit Dehradun, they visit this Sahasradhara waterfall also, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्स्ट लैंडफॉर्म्स डेवलप हैं। वैसे ही विंध्यन रीजन जो है वो, वहां पर भी इस तरीके से प्रोसेसेस देखे गए हैं। ऐसे ही पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी में भी कार्स्ट रीजन है, वाटर सोल्यूबल रॉक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पर जैसे बस्तर हो गया छत्तीसगढ़ में, वहां पर, और विशाखापत्तनम। सो दीज आर बेसिकली प्लेसेस in India where karst landforms have been found and there is presence of water soluble rocks, जहां पर हैं वाटर सोल्यूबल रॉक्स। तो आप यहां से देख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब अभी हम बात करते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द कार्स्ट प्रोसेसेस टू टेक प्लेस। मतलब कार्स्ट जो एक्टिविटी है, जो वहां की जो अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, उनको बनने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो नेसेसरी हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, किसी भी एरिया में, अगर हम उसको कार्स्ट एरिया बोल रहे हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग एनी एरिया एज कार्स्ट एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ रॉक्स, ठीक है, एंड रॉक्स शुड बी वाटर सोल्यूबल। मतलब रॉक्स ऐसी होनी चाहिए कि वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर पाए, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन एट द सरफेस एंड सब सरफेस लेवल, जैसे अगर लाइमस्टोन प्रेजेंट हो जो किसी भी एरिया पर, तो हम उसको कार्स्ट रीजन की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज दैट रिएक्ट्स विद द वाटर। ओके, फिर रीजन जो होना चाहिए, इट शुड बी सरफेस रन ऑफ रीजन। सरफेस रन ऑफ रीजन का मतलब क्या है कि यहां पर वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए। वाटर की प्रेजेंस मैंडेटरी है, विदाउट वाटर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए, और वो सरफेस के ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर अंडरग्राउंड भी है तो सिर्फ अंडरग्राउंड रॉक्स, जो अगर नीचे होगा लाइमस्टोन तब रिएक्ट करेगा। इफ इट इज सरफेस वाटर तो ऊपर रिएक्ट करके और उसको अंडरग्राउंड कर देगा, ठीक है। तो पानी की अवेलेबिलिटी मैंडेटरी है कुल मिलाकर के, और वाटर के साथ वाटर कार्बोनेटेड होगा तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब वाटर के साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो तो बहुत ही बढ़िया है, और मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइमस्टोन या वाटर सोल्यूबल रॉक्स होनी चाहिए, कोई भी वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए, कार्बोनेटेड वाटर होना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि कार्स्ट इज ऑल्सो मोस्ट स्ट्रांगली डेवलप्ड वेयर द वाटर टेबल इज रिलेटिवली लो। जरूरी नहीं है कि जहां पर बहुत वाटर हो वहीं पर ये कार्स्ट प्रोसेसेस काम करें, ये वहां पर भी काम कर सकते हैं जहां पर वाटर टेबल डाउन भी हो, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए, ठीक। मतलब ये अंडरग्राउंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल लो होने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वहां पर भी ये प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ओके, अभी आप देखो प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। मतलब जब ये सारा का सारा रॉक्स केमिकली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इज, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व विद इट इज सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाना, कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की रॉक्स हैं उनके साथ वाटर का रिएक्ट करना, और उसके बाद उनका ब्रेक हो जाना, पानी के साथ मिल करके बह जाना, तो ये सॉल्यूशन हो गया। घोलन जिसे सिंपल सा बोलते हैं, तो घुल जाना पानी के साथ में, ठीक है। तो ये यहां पर होता है, पानी के साथ में घुल जाना सॉल्यूशन हो गया। फिर हाइड्रोलिक एक्शन होता है। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जैसे भाई पानी जा ही रहा है,
ठीक है, कोई रॉक आ गई, तो वाटर जो होता है इन रॉक्स के ऊपर प्रेशर भी डालता है ना, मतलब पानी प्रेशर से इन रॉक्स से लड़ेगा। तो एक तो ये लड़ेगा जब, तो पहली चीज केमिकली रिएक्ट करेगा, रॉक्स को केमिकली रिएक्ट करके भी रिमूव करेगा, इरोजन का काम करेगा। दूसरा, ये इसके साथ जब प्रेशर इस पे मारेगा सरफेस पे, तो उस प्रेशर के थ्रू भी ये क्या करेगा, कुछ पार्ट को इरोड करेगा। तो ये प्रेशर मतलब वाटर के द्वारा किसी सरफेस पे प्रेशर जो डाला जाता है, दैट इज हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, तो प्रेशर डाल करके रिमूव करते हैं सरफेसेस को। तो यहां पर हाइड्रोलिक एक्शन या जल गति क्रिया भी होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं जल गति क्रिया। घोलन और जलगति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन यहां पर होता है। ओके, फिर उसके बाद है कोरोजन या एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब सिंपल सा है कि रिमूविंग समथिंग डाउन बाय फ्रिक्शन, है ना। तो भाई ये आती हैं जब इसके ऊपर, जब वाटर मतलब पानी चढ़ेगा तो क्या होगा, पानी भी तो इसके ऊपर थोड़ा, पानी के साथ में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कंकड़ वगैरह भी थोड़ा बहुत बह करके आएंगे, मिट्टी बह करके आएगी, तो वो जो इसके ऊपर क्या करेगी, फ्रिक्शन डालेगी, दैट इज कॉल्ड एज एब्रेशन। तो एब्रेशन भी होता है, तो एब्रेशन के थ्रू भी क्या होता है, इसका रिमूवल होता है। ठीक है, घर्षण जिसे सिंपल सा बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है एट्रीशन। एट्रीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, आप जब कभी भी वाटर मूव करता है ना, जैसे आप देखो पानी है, पानी कहीं पर भी जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पानी के साथ में हमेशा, मैंने पहले ही बताया, होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स का मतलब ये है कि पानी के साथ होते हैं सिल्ट, पानी के साथ घुला हुआ होगा कंकड़, ठीक है, और उसके साथ जो होगा होगा इसके साथ भी होगा सैंड, कंकड़ बालू ये सब होंगे, बजरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, आप देखोगे कंकड़ जो होगा ना, वो हमेशा जो थोड़ा बड़े साइज के होंगे, कंकड़ वगैरह नीचे की साइड में ऐसे रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ऊपर ज्यादातर पानी के साथ घुली होती है सैंड या बालू जिसे आप बोलते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है कंबाइनली चार्ज्ड पार्टिकल दैट मूव विद द रनिंग वाटर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक तो ये जैसे रॉक है, तो रॉक की सरफेस पे ऐसे पानी से टकराए तो ऐसे इसकी सरफेस को घिस दिए। ठीक है, तो ये घिसना जो हो गया ना, ये हो गया एब्रेशन। ठीक है, एट्रीशन का मतलब ये है कि ये इसको घिसते हैं, जब इस सरफेस को ये घिसते हैं, तो घिसने के साथ ये आपस में भी टकराते हैं, ये आपस में भी कोलाइड करते हैं। जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, कंकड़ वगैरह हैं, ये आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, तो आपस में टकराते हैं तो धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे अभी इनका ये साइज है, इनका साइज भी टूटता है, जैसे ये टकराने के बाद दो पार्ट में टूट गया, ये छोटे साइज का हो गया। ठीक है, फिर इसको भी इसने तोड़ दिया, ये सब छोटे छोटे साइज के हो जाते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एब्रेशन मतलब टकरा करके सरफेस को घिसना, और एट्रीशन का मतलब ये होता है सन्निघर्षण, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि ये आपस में कोलिजन करते हैं। ठीक है ना, दे कोलाइड विद देमसेल्व्स एंड बियर एंड टीयर देमसेल्व्स एंड रिड्यूस देयर साइज। खुद से ही आपस में भी टकराते रहते हैं, चलते चलते आपस में एक दूसरे को इरोड करते हैं और अपनी भी साइज को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कि खुद से, ठीक है ना, कोलिजन विद इन देमसेल्व्स एंड आफ्टर दैट रिड्यूसिंग देयर साइज, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एट्रीशन। ठीक है, तो ये चार बहुत कॉमनली अकरिंग फिनोमेना है, अकरिंग प्रोसेसेस हैं कार्स्ट रीजन में, जो कि इरोड करते हैं कार्स्ट रॉक्स जो होती हैं, वाटर सोल्यूबल रॉक्स जो होते हैं उनको करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको दिखा ही दिया है कि दिस इज द एड्रियाटिक सी रीजन, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है, जहां पर ये प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका एड्रियाटिक सी रीजन है, इसके आसपास ये एक पुराना मैप है, तो यहाँ इन रीजन्स में ये बहुत ही बढ़िया से एक्टिव हैं। ओके, अब इनके साथ में मैंने जैसे पहले ही बताया था, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट
लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स एंड अदर प्रोसेसेस। बहुत बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म जो बनते हैं, लैंडफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, वो बनते हैं लैपीज। द फर्स्ट लैंडफॉर्म्स दैट डेवलप इज नोन एज लैपीज। तो लैपीज के साथ ही पिनेकल और क्लेफ्ट भी बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो लैपीज ये लैंडफॉर्म का नाम है, इट इज नेम ऑफ द लैंडफॉर्म। अब यहां पर आप देखो कि जैसे जब सरफेस क्या होती है, व्हेन द सरफेस बिकम्स वेरी इरेगुलर, undulating irregular with number of pinnacles and grooves and ridges, that is called as lapis। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी सरफेस जो क्या हो जाए, पानी गिरा उसके ऊपर, पानी आया वाटर के कारण से, भाई जो भी लाइमस्टोन है या डोलोमाइट है वो तो रिएक्ट होकर के हट गया। तो जब हटेगा वो तो सरफेस कैसी हो जाएगी, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप ऐसे देखो आगे, एक मिनट, आप इस सरफेस को देख रहे हो, ठीक है ना। दिस इज ए सरफेस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिनेकल्स, क्लेफ्ट एंड ग्रूव्स। ठीक है, तो आप देखो यहां पर लाइमस्टोन रॉक्स थे, ठीक है, लाइमस्टोन रॉक्स, पानी इसके ऊपर आया, वाटर के कारण से जो भी लाइमस्टोन रिएक्ट हो सकता था वो रिएक्ट होकर के बह गया पानी के साथ में। तो सरफेस आप देख सकते हो कैसे, दिस इज हाईली इरेगुलर सरफेस। ठीक है, तो इस इरेगुलर सरफेस को ही बोला जाता है लैपीज। एक बड़ा लैंडफॉर्म जिसे आप कह सकते हो बनता है, जिसको लैपीज बोला जाता है। आप यहां पर देख सकते हो, इसको भी देख करके समझ सकते हो। सो दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज पिनेकल। ठीक है, तो जो आपका बनेगा, जैसे आप समझो कि ऐसे बन रहा है, अनड्यूलेटिंग सरफेस हो गई इस तरीके से, राइट। तो ये जो अपर पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज पिनेकल, तंतु जिसे कहते हैं सिंपल सा। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं क्लेफ्ट। तो कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी पिनेकल एंड क्लेफ्ट्स। सो इट इज हाईली इरेगुलर सरफेस विद मैनी पिनेकल्स एंड क्लेफ्ट्स। और बीच बीच में क्या होता है, रिमेनेंट्स ऑफ रॉक्स भी होते हैं, बहुत सारी रॉक्स रिएक्ट करके रिमूव हो जाती हैं। तो दिस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म फीचर इज कॉल्ड एज लैपीज। ठीक है, ओके। तो लैपीज जो होते हैं, वेदर लाइमस्टोन सरफेसेस फाउंड इन कास्ट रीजन एंड कंसिस्टिंग ऑफ ईस्ट फ्लूटेड एंड pitted rock pinnacles separated by deep grooves. The grooves of the lapis may vary in depth from a few millimeters to several meters. तो मतलब यही है, कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे ग्रूव्स या खांचे डेवलप हो जाते हैं, आप जैसे देख सकते हो। तो ये खांचे बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, मतलब अगर साइज ऑफ द रीजन इज स्मॉल, कम रीजन में प्रेजेंट है तो छोटे छोटे ग्रूव्स, पिनिकल्स, क्लेफ्ट डेवलप होंगे। एंड इफ द रॉक्स आर प्रेजेंट, ठीक ना, इन ए लार्जर एरिया, तो लार्जर एरिया में होंगी तो लार्जर स्केल पर प्रोसेसेस काम करेंगे, तो बड़े बड़े जो है वो पिनिकल्स और क्लेफ्ट्स का डेवलपमेंट होगा। ओके, सो दिस इज लैपीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स। सेकेंड लैंडफॉर्म है पोनोर और पोनोर। सो इट इज रिटन PONOR और PONORE, बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, तो दूसरा लैंडफॉर्म जो है उसको बोलते हैं पोनोर लैंडफॉर्म। तो पोनोर का मतलब सिंपल सा है कि इट इज बेसिकली ए नेचुरल ओपनिंग वेयर सरफेस वाटर इंटर्स इनटू अंडरग्राउंड। पोनोर इज जनरली ए पाइप। ठीक है, पोनोर क्या होता है, इट इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच वाटर मूव्स अंडरग्राउंड। आप यहां देख सकते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज ए पोनोर दैट इज कनेक्टेड टू समवेयर ऑन द ग्राउंड सरफेस, और ऐसे एक पाइप नीचे से ऊपर ऐसे बन जाती है, जिसको पोनोर बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये it is surface and over the surface there are many cleft and pinnacles that have been developed। ठीक है, अब यहीं पर क्या होगा कि इसी सरफेस पर यहीं से ऐसे
होल्स बन जाएंगे, सॉल्यूशन होल्स। यहां से ऐसे सॉल्यूशन होल्स होंगे और ऐसे ही आप देखोगे पाइप का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अपर सरफेस करेक्टराइज्ड बाय लैपिस। ओके, अब ये क्या होगा कि यहां पर पूरी ऐसे रॉक्स हैं, ये सब रॉक्स की प्रेजेंस है, और नीचे ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोनोर। दिस वन, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज पोनोर। ठीक है, तो यहां पर केमिकल रिएक्ट करेंगे, फिर एक सॉल्यूशन होल का डेवलपमेंट होगा, और सॉल्यूशन होल्स के थ्रू मतलब रंध्र का डेवलपमेंट होगा एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, सॉल्यूशन होल्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो उनके थ्रू क्या होगा, वाटर अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पाइप होती है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये वर्टिकल भी हो सकती है, या ये हॉरिजॉन्टल होकर के वर्टिकल हो सकती है, मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर की हो सकती है। सो दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच वाटर रीचेज अंडरग्राउंड इज कॉल्ड एज पोनोर। ठीक है ना, तो पोनोर क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है, और इस पोनोर के थ्रू ही ना वाटर अंडरग्राउंड पहुंचता है। तो आप देखो यहाँ अंडरग्राउंड जहाँ कास्ट रीजन होते हैं वहां एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहां पर पानी इसके थ्रू आता है, ठीक है, वाटर मूव्स थ्रू दिस एंड द वाटर रीचेज अंडरग्राउंड, पानी नीचे पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जहां वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, दिस स्ट्रक्चर वेयर वाटर रीचेज अंडरग्राउंड एंड वाटर इज एक्यूमुलेटेड, इसको बोलते हैं केव या कैवर्न। केव और कैवर्न, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्स्ट केव या नॉर्मली केव और कैवर्न। तो ये केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां से अंडरग्राउंड हो जाएगा वाटर, और यहां पर अंदर एक पोनोर का क्रिएशन हो जाएगा, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और ये एरिया जहां पर वाटर आकर के अंडरग्राउंड एक्यूमुलेट हो रहा है, दिस इज ए केव और कैवर्न। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये केव या कैवर्न हो जाएगा। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्या है, केव या कैवर्न। ठीक है, सो देयर इज ए सर्क्यूटस पाइप, जैसे यहां से मान लो कि पाइप आ गई और इसके थ्रू पानी क्या हो रहा है, इट इज कमिंग अंडरग्राउंड। ठीक है, बहुत सारी ऐसे जगह पर जहां पर भी ये रॉक्स होंगी, पानी ऊपर से आएगा, बहुत सारे ऐसे पोर्स डेवलप होंगे, छोटे छोटे होल्स डेवलप होंगे, जिससे वाटर ऐसे केमिकली रिएक्ट करके आएगा और इन रॉक्स को भी डिसॉल्व करेगा। दीज रॉक्स ऑल्सो डिसॉल्व विद द वाटर दैट इज कमिंग अंडरग्राउंड। तो किसी भी सरफेस पे ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक ही सॉल्यूशन होल डेवलप होगा, देयर आर न्यूमरस सॉल्यूशन होल्स दैट डेवलप इन द कार्स्ट रीजन्स एंड वाटर रीचेस अंडरग्राउंड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन होल्स। बहुत सारे घुलन रंध्र बनते हैं, और उन घुलन रंध्रों के थ्रू या सॉल्यूशन होल्स के थ्रू वाटर क्या होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, और इस तरीके से केव का फॉर्मेशन अंडरग्राउंड हो जाता है। अब यहाँ पानी इसके साथ रिएक्ट किया, पानी यहाँ आया, और फिर ये ऐसे कनेक्ट होता है किसी दूसरे प्लेस से, तो पानी क्या होगा, यहाँ से ऐसे निकलता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं रीजन्स, मतलब इस तरीके के केव लाइक फॉर्मेशंस इनसाइड दीज कार्स्ट रीजन्स, मीन अंडरग्राउंड द कार्स्ट रीजन, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेंगे अंडरग्राउंड नीचे की तरफ, उनको क्या बोला जाएगा, केव या कैवर्न बोला जाएगा। ओके, तो ये नेचुरल वॉइड होता है अंडरग्राउंड इन द एरिया ऑफ वाटर सोल्यूबल रॉक्स, दीज आर लार्ज इनफ एंड इवन ह्यूमंस कुड इंटर इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं कि ये टूरिज्म साइट्स होते हैं बहुत अच्छे, कि इनको देखने के लिए लोग जो होते हैं वो
जाते हैं और अंदर बहुत ही मतलब अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जैसे आई वेंट टू सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स फ्यू डेज बैक, और मैंने देखा कि जहां से वाटरफॉल ऐसे पूरा पानी गिर रहा है, अंदर एक टेम्पल बना हुआ है उसी के आसपास, और उस टेम्पल के आसपास मतलब बहुत सारे ऐसे एकदम अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो कि बेसिकली क्या था, जो सोल्यूबल रॉक्स थी वो सब वहां से रिमूव हो गई पानी के साथ में। तो भाई रॉक्स किसी भी, जब इनका फॉर्मेशन हुआ होगा तो वो तो जैसे शेप पाई वैसे ही उसके साथ में ज्वाइन हो गई। धीरे धीरे टाइम के साथ जब वो रिमूव हो गई तो शेप एकदम अलग तरीके से दिखने लगा। ठीक है, तो उसको एक तरीके के मिरेकल भी होते हैं अगर आप समझो तो, कि आश्चर्य ही है कि मतलब ये सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप के, इतने खूबसूरत टाइप के रॉक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो यहाँ टूरिज्म वगैरह बहुत अच्छे से होता है, लोग देखने समझने के लिए इनको जाते हैं, मजा आता है लोगों को। ठीक है, तो यहां से अभी आई थिंक केव हो गया। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है सॉल्यूशन होल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होल्स डेवलप इनटू दीज रीजन्स। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होल्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो पहले क्या होता है, जब वाटर आता है इन सरफेसेस पे, जैसे ये एक सपोज मानो कि इट इज ग्राउंड सरफेस, और ग्राउंड सरफेस में बहुत सारे आप देखो सर्क्यूटस पाइप्स का डेवलपमेंट हुआ है, दीज आर पोनोर्स। ठीक है, एंड थ्रू दीज पोनोर्स वाटर रीचेस अंडरग्राउंड, पानी अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो अंदर पहुंच करके क्या हो रहा है, केव्स का फॉर्मेशन कर रहा है, दीज आर केव्स, ये केव्स बन रहे हैं। ठीक है, तो छोटे केव्स बन सकते हैं, बड़े केव्स बन सकते हैं। एक बार केव बन गई, अगर नीचे और रॉक्स हैं तो वाटर रिएक्ट करके पता चला वाटर फर्दर और अंडरग्राउंड हो रहा है, तो नीचे और भी, मतलब ऐसा इन रीजन में बहुत सारे केव्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर जो पानी जो अंदर जाएगा वो कहां से जाता है, इन द बिगिनिंग सॉल्यूशन होल्स डेवलप। ठीक है, घुलन रंध्र बहुत सारे डेवलप होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होल्स है ना, इनको साइज के बेसिस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज। जैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होल होते हैं उनको बोला जाता है सिंक होल। ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होल इज कॉल्ड एज सिंक होल। तो साइज वाइज अगर आप देखो ना तो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे छोटा होगा सिंक होल, स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन होल्स आर कॉल्ड एज सिंक होल। तो सिंक होल जो होते हैं इनकी साइज अगर आप देखोगे ना तो इनकी साइज जो होगी वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक, मतलब बहुत छोटे 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 ऐसे होल्स डेवलप होंगे जब ऐसे टाइप से सरफेस के ऊपर आप देख रहे हो ना ऐसे इनका, तब इनको बोला जाए सिंक होल। तो पहले शुरुआत जब होती है ना तो बहुत सारे न्यूमेरस सिंक होल डेवलप होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंक होल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सिंक होल इंक्रीज देयर साइज। तो जब सिंक होल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, धीरे धीरे अब रॉक्स तो कंटिन्यूअसली रिएक्ट करती रहेंगी, पानी अंदर जाता रहेगा, एंड स्लोली अलोंग विद द टाइम साइज ऑफ सिंक होल इंक्रीजेस। तो जब वो उसके बाद क्या होता है, पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा उनका साइज हो जाता है, जैसे एक बर्तन होता है नॉर्मली, एक प्लेट होती है ना, तो उस तरीके से जब बड़े बड़े होल्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है पॉट होल। ठीक है, तो जैसे एक प्लेट आप देखोगे तो नॉर्मली प्लेट की रेडियस कितना होती है, आप मान के चलो 20 सेंटीमीटर, 10 to 20 सेंटीमीटर ऐसे हो सकती है, एक स्केल के बराबर 30 सेंटीमीटर तक। तो इतना जब उनका रेडियस ऐसे हो जाता है तो उनको क्या बोला जाता है, पॉट होल। ठीक है, तो बहुत सारे फिर सिंक होल ही, यही सिंक होल इन लार्ज देयर साइज एंड सिंक होल्स डेवलप एज पॉट होल। फिर धीरे 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 यही सिंक होल डेवलप हो जाएंगे पॉट होल। यहाँ थोड़ा ऐसे लिख दिया हुआ है बिजार तरीके से, बट आपको ऐसे समझना है कि सिंक होल मतलब एकदम स्मॉलेस्ट होल्स। ठीक है, सो व्हेन देयर रेडियस इंक्रीजेज, जब उनका व्यास बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, प्लेट लाइक हो जाता है, एक पॉट लाइक हो जाता है साइज, तो उनको क्या बोला जाता है, पॉट होल। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि जैसे पॉट होल धीरे 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 अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, 3 पॉट होल आपस में जुड़ गए,
भाई साइज दोनों तरह इरोजन हो रहा है, इरोजन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड साइज इज इंक्रीजिंग। इधर एक सॉल्यूशन होल बना, इधर दूसरा, इधर तीसरा, बाद में पूरे सॉल्यूशन होल्स आपस में कंबाइन हो गए, एक बड़ा होल बन गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डोलाइन। ठीक है, तो जब बहुत सारे सिंक होल, पॉट होल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक बड़ा होल डेवलप होता है जिसको क्या बोला जाता है, डोलाइन। ठीक है, सिंक होल, पॉट होल, डोलाइन। और डोलाइन के बाद मतलब जब फिर कई सारे डोलाइन कंबाइन होते हैं, ठीक है, व्हेन मेनी डोलाइंस कंबाइन, तो उसके बाद उनको बोला जाता है जामा। जब बहुत सारे डोलाइन कंबाइन हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, जामा। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि डोलाइन का साइज जो है ना, ये आप ये समझो कि कुछ मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, मतलब आप नॉर्मली इतना समझो कि लगभग 10 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक हो सकता है इनका साइज, काफी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जामा होंगे, जामा और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद युवाला, उससे भी बड़ा सॉल्यूशन होल होगा, और जो लार्जेस्ट सॉल्यूशन होल होता है ना उसको बोलते हैं पोलजे। पोलजेज आर लार्जेस्ट सॉल्यूशन होल्स। सबसे जो बड़ा सॉल्यूशन होल होता है उसको बोला जाता है पोलजे। ठीक है, इस चीज को याद रखना, लार्जेस्ट सॉल्यूशन होल इज कॉल्ड एज पोलजे। ठीक है, तो अब क्या होगा जब पोलजे, एक्चुअली ऐसे आप समझो कि जैसे ऐसे धीरे 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 बहुत सारे सॉल्यूशन होल्स डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशन होल डेवलप हो रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं, सिंक होल, पॉट होल, डोलाइन आपस में मतलब ये होते होते लास्ट में ऐसा होगा ना, लार्जेस्ट सॉल्यूशन होल बन जाएगा। मतलब ये पूरा एरिया जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्यूशन होल में, एंड फाइनली जो ऊपर की लेयर हो जाती है ना, ये सिंक हो जाती है। भाई बेस ही इसका धीरे धीरे सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो बेस इसकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो जब बेस इसकी वीक हो गई तो उसके कारण से पूरा का पूरा ऊपर का एरिया क्या हो जाता है, धंस जाता है, नीचे सिंक हो जाता है। तो सबसे बड़ा मतलब पूरा एक सिंकिंग ग्राउंड डेवलप हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, पोलजे। तो पोलजे आप देखोगे ना, लार्जेस्ट सॉल्यूशन होल होता है पोलजे, एक लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। पोलजे इज ए लेक लाइक स्ट्रक्चर। भाई पानी तो अंडरग्राउंड हो ही रहा है ना, तो इसमें क्या होगा जब ये सिंक होगा पूरा पूरा, तो इसमें पानी जो ऊपर वाला है वो इसमें आकर के भर जाएगा, तो एक लेक बन जाएगी। ठीक है, जिसको पोलजे लेक भी बोला जाता है। सो पोलजे लेक आर द लेक्स विच आर फाउंड इन द कार्स्ट रीजन्स। कार्स्ट क्षेत्रों में एक बनने वाली झील है जिनको क्या बोला जाता है, पोलजे झील बोला जाता है। तो क्रोएशिया है, वहां पर एक पोलजे है लिब्नो। ठीक है, लिब्नो पोलजे ऑफ क्रोएशिया इज वेरी फेमस। लिब्नो पोलजे ऑफ क्रोएशिया इज वेरी फेमस। इसकी जो डायमीटर है वो लगभग 8 किलोमीटर के अराउंड है, लिब्नो पोलजे ऑफ क्रोएशिया। ओके, यहां पर आप देखो वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। सिंक होल, और सिंक होल इज ऑल्सो नोन एज सॉलो होल। ठीक है, तो सिंक होल द स्मॉलेस्ट होल होता है, फिर पॉट होल, फिर डोलाइन, फिर जामा, युवाला, पोलजे, ऐसे इनका सीक्वेंस है। तो डोलाइन इज ए डिप्रेशन और होल इन द ग्राउंड कॉज्ड बाय सम ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सरफेस लेयर। तो मतलब जब बड़ा हो जाएगा तो वो मतलब जो सिंक होल, पॉट होल कंबाइन होंगे कई सारे, तब डोलाइन बनेगा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, इनका जैसा नाम है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को भी ध्यान रखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो लार्जेस्ट जो सिंक होल होंगे डोलाइंस, वो कूलेस्ट होते हैं और उनका साइज और बड़ा होता है, और फाइनली फॉर्मेशन होता है किसका, पोलजे का। ठीक है, तो पोलजे सबसे लार्जेस्ट हैं। ठीक है, तो लिब्नो पोलजे मैंने आपको बताया ही कहां पर है,
क्रोएशिया में है। अब इसके बाद जैसे मैंने केव आपको ऑलरेडी बना दिया है, तो केव बता दिया है, केव के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर न्यूमरस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड ए केव। ठीक है, तो केव के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे और कंबाइनली उन सारे स्ट्रक्चर्स को इनसाइड द केव, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज स्पीलियोथेम्स। ठीक है, केव के अंदर जो सारे स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कंबाइनली बोला जाएगा स्पीलियोथेम। सो स्पीलियोथेम्स इंक्लूड स्टैलेक्टाइट, मैं बताऊंगा अभी क्या होते हैं, स्टैलेग्माइट, केव पिलर्स। ठीक है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड केव पिलर्स, ऑल दीज आर कंबाइनली कॉल्ड एज स्पीलियोथेम्स। ठीक है, तो कंबाइनली इनको सबको मिला करके स्पीलियोथेम बोला जाता है। अब आप यहां से देख करके आराम से समझ सकते हो कि स्पीलियोथेम्स जो होते हैं वो क्या हैं, और उसके बाद ये जो के पिलर्स हैं, स्टैलेक्टाइट हैं, स्टैलेग्माइट हैं, वो क्या हैं। तो आप देखो यहां से क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होल्स डेवलप होते हैं जनरली, और जिनके थ्रू वाटर क्या होता है, ऐसे बहुत जगहों से रिस रिस करके भी अंदर आता है, सीपेज ऑफ वाटर होता है और पानी नीचे की तरफ आता है। नॉर्मली क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर इनसाइड द केव इज हाई। भाई अंदर है, अंडरग्राउंड है, तो जो टेम्परेचर होगा ना इनसाइड वो हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई का मतलब नॉर्मल से हाई होता है, इतना भी हाई नहीं होता है कि सरवाइव ना कर पाए कोई, लेकिन ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर थोड़ा होगा नीचे अंडरग्राउंड, ह्यूमिडिटी होती है अच्छी खासी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब इसके साथ में ये लाइमस्टोन वगैरह घुल करके आता रहता है ना रॉक्स के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, तो क्या होता है कि यहाँ अंडरग्राउंड आने के बाद जो वाटर पानी के साथ में जो भी आता है लाइमस्टोन, वो क्या होता है, वाटर तो इसका इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट्स, लेकिन अब लाइमस्टोन है वो तो इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऐसे यहीं पर रुक जाता है, वाटर इवेपोरेट हो गया, वो ऐसे लेयर बाय लेयर रुकता जाता है। ठीक है, ऐसे ऊपर से रुकते 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 धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होता है, ऐसे ऊपर से नीचे एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ऊपर से जो अपर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टैलेक्टाइट, ऊपर से जो लटकते हुए स्ट्रक्चर होंगे दे विल बी कॉल्ड एज स्टैलेक्टाइट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट यहीं पर ऐसे रुक जाता है इवेपोरेट होकर के, कुछ पार्ट नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो नीचे गिर जाता है तो पानी तो बह जाएगा, लेकिन जो इसके साथ में कैल्शियम वगैरह है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो वो रुक जाएगा तो नीचे से भी ऐसे ग्रोथ होने लगती है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नीचे से ऊपर की तरफ डेवलप होने लगते हैं ऐसे। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको क्या बोला जाता है, स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो स्टैलेक्टाइट आर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टैलेग्माइट आर राइजिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि रिजल्ट होते हैं किसका, इवेपोरेशन का रिजल्ट होते हैं। अंदर जो कि ह्यूमिडिटी हाई रहती है, थोड़ा टेम्परेचर रहता है, गर्मी ज्यादा लगती है, वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है या तो बह जाता है गिर करके टपक करके, और इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये कई बार इनकी ग्रोथ ऐसे होते 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 ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। सो व्हेन दे जॉइन टुगेदर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज केव पिलर। ठीक है, तो जब जुड़ गए तो क्या हो गया, केव पिलर हो गया। आप यहां भी देख सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो आप, तो यहां पर आपको मिल जाएंगे ये ऊपर से जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे आर स्टैलेक्टाइट, और ये नीचे से जो स्ट्रक्चर ग्रो हो रहे हैं स्टैलेग्माइट कहे जाएंगे वो।
ठीक है, तो यहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको समझ सकते हो कि ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, दिस काइंड ऑफ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अबव, दे आर कॉल्ड एज स्टैलेक्टाइट। Stalactite, stalagmite and cave pillars. So these kind of structures develop in karst region. So these are commonly seen structures in karst region. अब इनके डेवलपमेंट के बाद और भी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होल हो गए, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट हो गया, स्पीलियोथेम हो गया। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है ड्राई वैली एंड ब्लाइंड वैली। ठीक है, शुष्क घाटी और अंध घाटी, ड्राई वैली एंड ब्लाइंड वैली। सो बेसिकली जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि इट इज ए कार्स्ट रीजन, जहां से वाटर क्या हो रहा है, रन ऑफ वाटर आ रहा है, और ये अपने साथ रॉक्स को क्या कर रहा है, डिसॉल्व भी कर रहा है। अब कई बार ऐसे होता है ना, जैसे ये रॉक आ रही हैं, ऐसे पानी अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे रिस करके अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहां ऐसा हो गया कि कोई एक बड़ा होल बन गया, एक सॉल्यूशन होल जो थोड़ा बिग साइज का हो गया, जो कि टाइम के साथ बनता है। ठीक है, तो इनके थ्रू जो वाटर आ रहा है ना, पता चला वाटर यहीं से क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, और इसके आगे की रिवर वैली पूरी क्या हो गई, ड्राई हो गई। ठीक है, तो इसकी जो लोअर वैली होगी वो क्या हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। तो जो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पानी वहां पहुंचेगा ही नहीं, यहीं से वाटर अंडरग्राउंड हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वैली, उसको बोलेंगे शुष्क घाटी। ठीक है, मतलब आगे वाली जो वैली होगी दैट इज कॉल्ड एज ड्राई वैली। और जहां से वाटर अंडरग्राउंड हो जाएगा, यहां इस वाले रीजन को समझ में नहीं आएगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग। कॉमनली कोई आदमी भी देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा कि व्हाई इट इज गोइंग अंडरग्राउंड, जब तक कि वो चीजों को समझेगा नहीं। तो ये जो वैली होगी ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड वैली, ड्राई वैली एंड ब्लाइंड वैली। So these kind of structures are called as dry valley and blind valley. ठीक है, okay. So these are different kind of structures that are formed in the karst regions and they are very very important. तो ये हो गए karst landform features and structures जो कि important हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको हमेशा कम से कम प्रोसेसेस अगर आपको पूरा नहीं याद है तो लैंडफॉर्म्स तो याद होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स वगैरह में कि इनको आप मैच करवाइए। इधर एक स्ट्रक्चर दे दिया, कोई रिवर, सपोज रिवर बना रहा है एलुवियल कोन, रिवर इज फॉर्मिंग ए एलुवियल कोन। ठीक है, कार्स्ट दे दिया ब्लाइंड वैली,
ब्लाइंड वैली। फिर उसके बाद दे दिया ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, सपोज ग्लेशियर बना रहा है शिर्क, ठीक है। फिर और एक कोई स्ट्रक्चर दे दिया, एक नाम और दे दिया और बोल दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसलिए आपको एटलीस्ट नाम तो दिमाग में रख करके चलना ही है।